जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है, चीनी उद्योग है और भारत में जो गन्ने का उत्पादन है उससे रिलेटेड कुछ विषयों पर हम बात करेंगे। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम गन्ने के विषय में बात कर लेते हैं। गन्ना, जिसमें कि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है, उत्पादन में भी और कंजम्पशन में भी, यानी भारत सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। और जो चीनी बनती है उस चीनी का सबसे ज़्यादा जो उपभोग है वो भी भारत ही करता है। अगर निर्यात के विषय में देखें तो भारत का विश्व में निर्यात के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ कहाँ पे होता है, तो दुनिया में गन्ने के प्रोड्यूसर के रूप में देखें यानी उत्पादक के रूप में देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना भारत में ही पैदा होता है। दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील। तीसरे नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन, जो एक देश नहीं है, पूरा यूरोप है, यूनियन है। चौथे नंबर पे चाइना और पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान आता है। ये सारे जो नाम हैं ये बदलते रहते हैं हर साल जब WTO की तरफ से डिक्लेरेशन आता है। तो इन नामों को आप चेंज करके देखते रहिएगा, हर साल ये नाम बदलते रहते हैं। नाम मतलब आगे पीछे होते रहते हैं। अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें कि चीनी का, अब गन्ना तो अगर गन्ना प्रोड्यूस होगा, गन्ने का उत्पादन होगा तो गन्ने से बनेगी चीनी, तो चीनी का ही निर्यात किया जाएगा। तो भारत में दुनिया में सबसे अधिक चीनी का निर्यातक अगर देश है तो वो है ब्राज़ील। दूसरे नंबर पे आता है चीनी के निर्यातक में भारत। तीसरे नंबर पे आता है थाईलैंड और चौथे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, टॉप जो 2 है उसमें इंडिया और ब्राज़ील सम्मिलित हैं। अगर हम बात करें विश्व में, क्यूबा एक देश है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये बात पूछी गई है, याद रखिएगा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए जो गन्ना है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सक्करन ऑफिसिनेरम। सक्करन ऑफिसिनेरम ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। गन्ना एक सदाबहार फसल है, इसका मतलब गन्ने का जो प्रोडक्शन है, गन्ने का जो उत्पादन है वो पूरे साल होता रहता है। ये सदाबहारी फसल है। जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार वाले छात्र होंगे उन्हें पता होगा कि गन्ना जो है पूरे साल ही खेतों में लगा रहता है। गन्ना एक जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है ट्रॉपिकल। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके कर्क रेखा और विषुवत रेखा, यहाँ से विषुवत रेखा जाएगी, उसके बीच वाले क्षेत्रों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिमालय की लोकेशन है, हिमालय की लोकेशन की होने की वजह से भारत की जो जलवायु है, संपूर्ण जलवायु ही यानी कि उत्तरी भारत की जलवायु जो है वो भी उष्ण कटिबंधीय हो जाती है। ये हम जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विशेष रूप से कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यानी गन्ना उत्पादन के लिए भारत के अंदर जलवायु है वो उपयुक्त है, इसलिए ही गन्ना भारत में सबसे अधिक पैदा किया जाता है दुनिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो है, गन्ना उत्पादन के लिए आर्द्र और गर्म यानी ह्यूमिड और टेम्परेचर अधिक मात्रा में चाहिए होता है। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मेनली गन्ने की फसल जो है वो 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत हो जाती है। लेकिन अगर तापमान 21 से 27 डिग्री के आसपास का हो तो ये गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली बेल्ट जो आप देख रहे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब वाली, यहाँ का औसत तापमान जो है वो 20 डिग्री के आसपास का है। और आप कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ का औसत तापमान भी 20 डिग्री के आसपास का है। वैसे अगर भारत के हिमालय को छोड़ के पूरे भारत की बात करें तो ये औसत तापमान ही इसी रेंज में आ जाएगा। इसलिए भारत की जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए बेस्ट है। ये आर्द्र होनी चाहिए, ह्यूमिड जलवायु होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए, लेकिन पाला नहीं होना चाहिए। अगर पाला पड़ जाता है, पाले का मतलब होता है ठंड। ठंड में जो ओस गिरती है, बहुत जम जाती है, उसे पाला कहा जाता है। पाला हम जलवायु वाले चैप्टर में डिटेल से जानेंगे कि पाला होता क्या है। तो पाला जहाँ पे होता है वहाँ गन्ने में शक्कर की कमी हो जाती है। पाला गन्ने में शक्कर को कम कर देता है। यानी ऐसे क्षेत्र में अगर गन्ने का उत्पादन करा जाएगा जहाँ पे पाला गिरता है तो गन्ने में क्या होगा, शक्कर कम निकलेगी। और बेसिकली गन्ना बोया ही इसलिए जाता है, गन्ना इसलिए उगाया जाता है तो कि ताकि उसमें चीनी की मात्रा अधिक हो, शक्कर अधिक हो। इसे कहते हैं रिकवरी कम आएगी गन्ने में। अगर हम वर्षा की बात करें, जैसे मैंने बताया आर्द्र और गर्म जलवायु होनी चाहिए। तो वर्ष भर वर्षा की जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास का जो अगर है तो वहाँ पे गन्ना अच्छे से पैदा किया जा सकता है। यानी वार्षिक वर्षा की दर, जो औसत वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास की चाहिए। बहुत कम वर्षा भी नहीं चाहिए, औसतन वर्षा इसको चाहिए। बहुत कम वर्षा में भी ये नहीं होगा और बहुत अधिक वर्षा में वाले क्षेत्र में भी ये पैदा नहीं होता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी चाहिए और चिकनी मिट्टी। दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में गन्ने का उत्पादन अच्छे से हो जाता है।
गन्ना जो है वो एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब होता है कि किसान गन्ने को सीधा मिल में लेके जाता है और उसके बदले में उसको डायरेक्ट पैसे उसके अकाउंट में खाते में आ जाते हैं। ऐसी फसलें जिनके बदले में डायरेक्ट पैसे मिल जाते हैं, चाहे मंडी से मिलें चाहे किसी इंडस्ट्री से मिले, उसे नकदी फसल कहा जाता है। अच्छा, भारत में जितने भी कृषि आधारित उद्योग हैं, उन कृषि आधारित उद्योगों में गन्ना उद्योग यानी चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनेगी, वो दूसरे नंबर पर आता है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग जो वो कपास का उद्योग है, दूसरे नंबर पर आता है गन्ना उद्योग यानी चीनी का उत्पादन, चीनी उद्योग। अगर हम बात करें भारत में कौन कौन से गन्ना के प्रमुख संस्थान हैं, कौन से स्थान है, इसको मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा शायद। तो देखिए, भारत में जो भारत गन्ना प्रजनन संस्थान, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर में है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 2 संस्थान है। एक लखनऊ के अंदर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। दूसरा लखनऊ के पास में ही उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। कानपुर के अंदर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अगर हम बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ गन्ने का प्रोडक्शन किया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश करता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र करता है और तीसरे नंबर पर करता है कर्नाटक। लेकिन क्योंकि गन्ने से बनती है चीनी और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं आता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो जाता है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर हो जाता है, कर्नाटक तीसरा स्थान अभी भी बनाए हुए है। तो मुख्य राज्य ये 3 ही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा हो रहा है लेकिन चीनी कम हो रही है, इसका कारण है पाला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्दियों में पाला पड़ता है और पाला पड़ने से गन्ने में शक्कर की कमी हो जाती है, गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें और कहाँ कहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है, तो इन 3 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं मैदानी क्षेत्र, वो कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे राजस्थान का कुछ क्षेत्र, कोटा अलवर वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आप देखें गुजरात के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका से सटा हुआ तेलंगाना वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र और कर्नाटका से सटा हुआ तेलंगाना वाला क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और विशेष रूप से तमिलनाडु, आप याद रखेंगे तमिलनाडु में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान भी है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन तमिलनाडु के अंदर ही किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का, सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु के अंदर गन्ने का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको कुछ स्टेट बताया जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। अच्छा, भारत में जो अभी 2022 में WTO की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 5,000 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है और भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है, भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ब्राज़ील से आगे निकल गया है भारत गन्ने के उत्पादन में, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत और उपभोक्ता भी, यानी हम सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करते हैं और सबसे ज़्यादा चीनी भी खाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक देश है भारत। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है ब्राज़ील। अच्छा, गन्ने से चीनी के अलावा एथेनॉल होता है, एक एथेनॉल का उत्पादन भी किया जाता है और भारत सरकार एथेनॉल के उत्पादन को दे रही है प्रोत्साहन। एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अभी पेट्रोल के अंदर जैसे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत अधिक डिपेंड करती है तेल के आयात पर, विशेष रूप से पेट्रोल। तो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग के काम की नीति बनाई है सरकार ने, तो उस नीति के अंतर्गत चीनी से एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में बनाई गई थी। कौन सी नीति है ये, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अंतर्गत 2025 तक इथेनॉल जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसीजर है
यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर 20% तक करने की भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, एक रंगराजन समिति बनी थी। रंगराजन कमेटी भी एग्जाम में पूछी जाती है। रंगराजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी। चीनी उद्योग का नियमन एवं सिफारिशें इसने दी थी। किससे संबंधित थी? रंगराजन कमेटी 2012 में जो बनी थी वो चीनी उद्योग से संबंधित थी। इसने कुछ चीनी उद्योग के नियमन से संबंधित कुछ सिफारिशें दी थी। अच्छा, चीनी जो हमारा गन्ना प्रोडक्शन हो रहा है, गन्ने का भाव कैसे तय किया जाएगा? जैसे MSP होता है उसी तरह से गन्ने का भाव होता है FPR, फेयर एंड रिमेंस्ट्रेटिव प्राइस। FPR उचित एवं लाभकारी मूल्य उसको बोलते हैं कि जो सरकारें हैं वो किसानों से गन्ना किस मिनिमम प्राइस पर खरीदेंगी उसे बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिमेंस्ट्रेटिव प्राइस। ये FRP होगा, ये गलत लिखा है, इसको सही कहेगा FRP। तो FRP क्या है? व्हाट इज FRP? ये क्वेश्चन APSC में पिछले साल पूछा गया है। FRP क्या है? तो FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के लिए चुकाना होता है। यानी अगर चीनी मिलें किसानों से गन्ना ले रही हैं तो कम से कम ये मूल्य तो उनको देना ही पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम FRP। और हु विल डिसाइड FRP? FRP डिसाइड कौन करेगा कि FRP जो होगी वो क्या होगी? तो ये जो मूल्य है FRP यानी फेयर एंड रेमन्स्ट्रेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है कि स्टेट के अंदर। कौन सा? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है FRP। ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है इसे कहा जाता है CACP। याद रखिएगा CACP। इसकी फुल फॉर्म आप इंग्लिश में क्या होती है मुझे बताइएगा। हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी सिफारिशों पर ही FRP का निर्धारण किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि FRP जो है उसका निर्धारण कौन करता है? तो FRP मतलब उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो जी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श के बाद किया जाता है FRP का निर्धारण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।